hello everyone. First of all, welcome back. In this video, we are going to prove that gravitational field is a conservative field. It do not depend on path. Last video के अंदर, the most previous video, I told you that how work done in gravitational field is always independent of path. आज मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट बताई थी आपको, क्या कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ. ये स्टेटमेंट मैंने बताई थी, कुछ यहाँ पे कंडीशन बताई. इंट्रोडक्शन था बहुत मतलब लाइट सा, ठीक है. तो इस स्टेटमेंट को आज हम लोग प्रूव करेंगे इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है. मैंने इस डायग्राम का भी इंट्रोडक्शन दिया था, बहुत बेसिक सा, कि इसके अंदर हो क्या रहा है. इस एक बॉडी है जिसे मैंने ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ मूव करवाना है, ठीक है. एक बॉडी है जिसे डिस्प्लेसमेंट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी. अब उसके 3 तरीके हो सकते हैं. या तो मैं पॉइंट ए टू बी जाऊँ फिर सी जाऊँ, या तो फिर मैं पॉइंट डी टू सी जाऊँ, या तो फिर मैं डायरेक्टली पॉइंट ए से सी की तरफ जाऊँ, ठीक है. इतनी बात क्लियर है. अब एक चीज़ याद रखिएगा, आपको पता है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ग्राफ कैसा होता है, वेरिएबल. तो अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ग्राफ कैसा है, लीनियर है, स्ट्रेट है. क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ लिखे, समझ जाइए कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है. यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, वर्क टूस कह लेते हैं इसे, तो ये भी वर्क कौन सा है, कांस्टेंट फोर्स से हो रहा है. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, ये वर्क 3 है, समझ लेते हैं. यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा है. कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है कैसा है, कर्व बना रहा है. सही है, शुरू करते हैं. तो ये बॉडी है, ठीक है. ये बॉडी मैंने ले ली. यहाँ पे मैंने mg क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फोर्स कौन सी होती है, वेट, और वेट इज इक्वल टू mg. सही है. 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है. पहले बॉडी ए टू बी जाएगी फिर सी जाएगी, या तो ए टू डी जाएगी फिर सी जाएगी, या तो फिर डायरेक्टली ए टू सी जाएगी. यहाँ पे ये होगा सी, ठीक है. अभी तक हमने नहीं शुरुआत भी नहीं की. तो हमें क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है. क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है. वर्क 1, 2 and 3, ठीक है. वर्क 1 को ये वाला है, ये वर्क 1 है, ये वर्क 2 है, ये वर्क 3 है. अगर ये तीनों सेम आ जाते हैं, इसका मतलब ये कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर. चलें शुरू करते हैं. पहले हम लोग ले लेते हैं वर्क नंबर 1. इसे हमें कैलकुलेट करना है. कुछ नहीं करना आपने, तीन वर्क हो रहे हैं, वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3. इन तीनों वर्क को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है. वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें पता है. वर्क को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है FD cos थीटा. अच्छा, वर्क डन कैसे हो रहा है, ए टू बी टू सी हो रहा है, ए टू बी टू सी हो रहा है. तो मैंने इसीलिए इसे लिख दिया WABC, ठीक है. अच्छा, WABC हमें पता है कि यहाँ का वर्क प्लस यहाँ का वर्क इज़ इक्वल टू WABC, वर्क ABC. सही है. अच्छा, अब पॉइंट A टू पॉइंट B जो वर्क हो रहा है, पहले मैं उसे निकालूंगी, फिर पॉइंट B टू पॉइंट C जो वर्क हो रहा है, फिर हम उसे निकालेंगे. दोनों को ऐड कर दोगे, आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक का वर्क मिल जाएगा. शुरू करते हैं पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है. पॉइंट A टू पॉइंट B, वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा, ठीक है. F यहाँ पे क्या है, mg है ना. D यहाँ पे क्या है, थीटा है, सॉरी D है, D ही है. यहाँ पे मैंने H नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में बात नहीं हो रही, ठीक है. अगर वर्टिकल, जैसे यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे हाइट लिख दिया था. खैर आगे बढ़ते हैं. कॉस यहाँ पे क्या है, कॉस यहाँ पे क्या है, देखो कॉस यहाँ पे 90 है ना. एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है. कॉस 90 बराबर होता है 0 के, तो यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा, 0. जब इन दो mg से मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया. इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है. अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, दूसरी उस पर आ जाओ, वर्क पे आ जाओ. वर्क कैलकुलेट करना है B टू C. किस पे कैलकुलेट करना है, B टू C. अब बॉडी क्या कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. वर्क हमेशा, वेट हमेशा कहाँ पे लगेगा, फोर्स हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लग रही है. mg हमेशा नीचे लग रहा है. तो यानी कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, FD cos थीटा, ठीक है. फोर्स क्या है, mg है, ठीक है. D मैं यहाँ पे H लिख दूँ, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट है. cos
थीटा कितना है, 180 है भाई यहाँ पे थीटा, एंड वी नो दैट वन कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -mg हो जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज -mg, मैंने यहाँ पे -mg लिख दिया। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं किया। पहले वर्क ए टू बी कैलकुलेट किया, आंसर आया 0, फिर बी टू सी कैलकुलेट किया, आंसर आया -mgh। दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू सी मिल जाएगा आपको। दोनों को ऐड कर दो, 0 + -mgh, आंसर वुड बी -mgh। ठीक है, आपको वर्क डन मिल गया। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी इज इक्वल टू -mgh। चलो, पहली चीज़ क्लियर हो गई, पहला आपका जो टास्क था वो ख़त्म हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम ए टू डी टू सी। सेम मेथड अप्लाई कर दोगे, पहले ए टू डी करोगे, फिर डी टू सी करोगे। ए टू डी कैलकुलेट करता है वर्क को, ऐसे ही लिखा हुआ है, पहले ए टू डी कैलकुलेट करो, फिर प्लस कर दो, फिर वर्क डन डी टू सी करो। पहले ए टू डी वाला कैलकुलेट करो, फिर उसे प्लस कर दो डी टू सी वाला, तो आपके पास टोटल वर्क मिल जाएगा फ्रॉम ए टू डी टू सी। शुरू करते हैं। वर्क डन इज, पहले ये वाला कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा, एफ कितना है यहाँ पे, एफ है mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, हाइट लिख दूँ मैं ऐसे, है ना। कॉस कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। कॉस 180 किसके इक्वल होता है, -1 के, इसे मैं लिख दूँ -mgh। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू डी इज -mgh। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -mgh। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम डी टू सी। फ्रॉम डी टू सी चले जाते हैं। डी टू सी वर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एफ डी कॉस थीटा। अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। एफ कितना है यहाँ पे, फोर्स कितनी लग रही है, mg लग रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी लिख दिया मैंने यहाँ पे। कॉस क्या है, कॉस कितना बन रहा है, 90, कॉस 90 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 जूल। 0 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा -mgh। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए बी सी एंड वर्क, एक मिनट, ए डी सी लिखोगे यहाँ पे, ए डी सी मिस्टेक है, ए डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम वर्क आया, दोनों सेम वर्क आया। क्यों, क्योंकि वर्क हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड ही नहीं करती पाथ के ऊपर, तो इसीलिए देख रहे हो अब वर्क सेम आया है, तो हमारी चीज़ प्रूव हो रही है। लेकिन अभी कंप्लीट प्रूव नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें लास्ट वर्क निकालना बाकी है, और ये वर्क निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत आसान है। क्यों ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा है, इसलिए। आइए निकालते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये भी बहुत आसान है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा हो रहा है, वेरिएबल फोर्स से हो रहा है, राइट। तो मैंने बताया था कि अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है, लास्ट वीडियो के अंदर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर मैंने मेंशन किया था, अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है, आप क्या करोगे, जो वर्क है आपका उसे स्मॉल पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दो, फिर वर्क 1 वर्क 2 को ऐड कर दीजिए, नेट फोर्स निकल जाएगी। ठीक है, वही कर रहे हैं हम लोग। वर्क 1 वर्क 2 जितना भी वर्क है, वर्क 3 वर्क n, उसको हमने ऐड कर देना है। ऐड कर दोगे टोटल वर्क आ जाएगा। शुरू करते हैं। देखो y क्या है, y कुछ भी नहीं है, मैंने वेरिएबल ले लिया y। ठीक है, y डिस्प्लेसमेंट है, नथिंग बट जस्ट डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पे आप कोई भी अपना वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया y। अब डेल, जैसे हमने वर्क डन, मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने ये ग्राफ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे डेल d1 d2 ये हम लोग समझ चुके हैं, राइट। d3 d4 इस तरीके से सो ऑन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फाइनली डेल dn लिख दिया था। ठीक है, और उसी तरीके से θ1 θ2 इस तरीके से f1 f2 f3। ठीक है, वही चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल y1 डेल y2 डेल y3। ठीक है, फोर्स याद रखिएगा, फोर्स यहाँ पे कैसी होगी, mg होगी। ठीक है, फोर्स आप सिर्फ फोर्स नहीं लिख दीजिएगा, फोर्स यहाँ पे कैसी होगी, mg। सही है। अच्छा, उसके बाद हमें देखो, पहले हमें जानना है कि यहाँ पे वर्क कितना होगा, फिर यहाँ पे वर्क कितना होगा, यहाँ पे वर्क कितना होगा, यहाँ पे वर्क कितना होगा। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है वर्क को। पहले आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वर्क कितना हुआ, देन हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल। सही है। अच्छा, अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस कैसे आया, 180 कैसे आया, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ,
सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वर्टिकल वर्क। वर्टिकल वर्क में क्या होगा कि फोर्स क्या है, mg है। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। एफ आ गया आपके पास mg, डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्प्लेसमेंट हाइट आ जाएगी, ठीक है, हाइट आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा, थीटा कितना है, थीटा 180 है, कॉस 180 इज माइनस, सो वर्क इज इक्वल टू माइनस mgh, इसीलिए माइनस mgh आ गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, माइनस mgh, तो यहाँ पे h को इन्होंने y1 लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुछ भी नहीं है, h ही है, बस मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, तो डेल h1 आ गया या फिर डेल y1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे ना W2 ये लिख दिया है और W3 ये लिख दिया है, जबकि अगर आप सच में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाला वर्क मैंने कैलकुलेट यहाँ पे लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्क ज़ीरो हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, अगर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये वर्क ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है। एफ डी कॉस थीटा लिखो, मैं समझा देती हूँ कैसे यहाँ पे 90 बन रहा है, थीटा 90 कैसे बन रहा है। देखो फोर्स क्या है, mg है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। फोर्स कैसे है, ऐसे है। थीटा क्या बना, 90 बना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट लिखो या फिर डेल y2 लिख लो। चलो अभी इस कंडीशन में डेल y2 लिख दो। कॉस क्या है, 90 है, कॉस 90 बराबर होता है 0 के, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो आप मेरा वर्क देख रहे हो, ये वर्क 1 वर्क 2 देख रहे हो, ये सिर्फ मैंने इसका ये कैलकुलेट किया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया 90 वाला, और मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि मैंने क्यों 90 वाला वर्क मेंशन है, क्योंकि 90 कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने ये वाला वर्क निकाला था, वैसे ही आप y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे, yn ले लो, क्योंकि इतने सारे स्क्वायर्स हैं, कितना आप निकालोगे, तो yn ले लिया हमने, सही है। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्क, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, W1 W2 W3 को ऐड कर दो, आपके पास टोटल वर्क निकल आएगा। ये सारे को मैंने ऐड कर दिया, कि मैंने अभी निकाले थे हमने, राइट। इनको ऐड कर दिया। इनको जब आप ऐड करोगे, सही है, तो इनमें एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, माइनस mg कॉमन है। मैंने माइनस mg कॉमन ले लिया, और ये जो डेल y1 डेल y2 y3 ये जो है, अगर आप ध्यान से देखिए, डेल y1 डेल y2 डेल y3 ये सब के सब ये इक्वल किसके हैं, ये इक्वल है हाइट के, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है अपर डायरेक्शन के अंदर कवर हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या कवर हो रही है, यहाँ पे हाइट कवर हो रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डेल 1 डेल 2 डेल y1 डेल y2 डेल y3 की जगह पे अगर मैं h लिख दूँ, तो उसमें कोई घबराने जैसी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे h लिख दिया। तो हेंस प्रूव्ड क्या, कि वर्क डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस mg वर्क आया, यहाँ पे माइनस mg, यहाँ पे माइनस mg, यानी कि चाहे आप A to C चले जाओ, चाहे आप A B C चले जाओ, चाहे A D C चले जाओ, वर्क सेम होगा। क्यों? क्योंकि वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे सब फोर्स mg ही लग रही है। तो आई होप इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हर बुक के अंदर, चाहे कहीं से भी आप बुक उठा लो, फेडरल, KPK, सिन, व्हाटएवर, बट ये डायग्राम ज़रूर गिवन होती है, ठीक है। या फिर इससे मिलती जुलती डायग्राम आप कहीं कहीं पर ट्रायंगल भी गिवन होता है, तो वहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है कि इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ के डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स है, सही है। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर we'll do MCQs ऑफ वर्क, और हम लोग पावर शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर इन दी नेक्स्ट वीडियो।